ये देखिए अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हो गया था। आज है जो वो औद्योगिकरण, नहीं औद्योगिक मजदूर, औद्योगिक मजदूर आज ये पढ़ना है, ये हेडिंग है। औद्योगिक मजदूर में कहा पहले देख लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा कि 1870 में कह रहे हैं कि यहाँ पे दो डेट हैं, एक 1870, पहले सुनिए लिखना नहीं है कुछ, पहले सुनिए बोर्ड से, 1870 और एक है 1930, दो डेट दिया गया है और दोनों डेट में अलग अलग मजदूर की संख्या है। 1870 में जो मजदूर की संख्या है और 1930 नहीं होगा, 1913 होगा, और 1913 में जो मजदूर की संख्या है वो दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? देखिए यहाँ पर कि जहां कहा कि 1870 में 7 लाख लोग मजदूर थे, वही 1913 में ये कहाँ की बात हो रही है, ये ठीक है, वही 1913 में यही वाला मजदूर 7 लाख से बढ़कर इंक्रीज हो गया और 40 लाख तक पहुंच गया। पॉइंट को याद रखिएगा। फिर सुन लो यहाँ पर कि औद्योगिक मजदूर जापान की बात हो रही है। जापान में 1870 और 1913 ये दो डेट याद रखना है। जहां पर कहता है कि स्टार्टिंग डेज में 1870 में 7 लाख मजदूर हुआ करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, वही संख्या बढ़कर 1913 में 40 लाख हो गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें कम से कम 5 लोग काम करते थे। मतलब मैक्सिमम अधिकतम फैक्ट्री में जो मजदूर की संख्या थी वो 5 लोग ही थे, 5 लोग। अभी 5 लोग क्या है इसका आगे सुनिएगा। और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि ये लोग हस्तशिल्प कला से संबंधित थे, यानी ये लोग हैंडलूम थे। हैंडलूम बोले तो ये लोग हाथ से ही अपना काम करते हैं। इसमें इस प्रकार के कार्यों में जहां पर 5 लोग काम करते थे, वहां पर ना तो कोई मशीन की जरूरत पड़ती थी और न ही किसी प्रकार के विद्युत की जरूरत पड़ती थी। विद्युत की क्यों नहीं? क्योंकि मशीन ही तो विद्युत से चलती है, मशीन नहीं तो विद्युत से क्या करेंगी। इसे यहाँ पर लोग हाथ से ही काम को किया करते थे। लेकिन समय बदला, दिन बदला, ये आप आज हो गया आधुनिक कारखाना। कहते हैं आधुनिक कारखानों में काम करने वाले में आधी से ज्यादा महिलाएं थी, और महिलाएं ही याद रखिएगा, महिलाएं ही सर्वप्रथम 1886 में सर्वप्रथम महिलाएं ही है वो जिन्होंने उन फैक्ट्रियों में, उन उद्योग धंधों में हड़ताल की थी, स्ट्राइक, हड़ताल। ये महिलाएं ही पहली बार 1886 में उन फैक्ट्रियों में हड़ताल करने वाली महिलाएं थी जो पहली बार हड़ताल की थी। और फिर बोलते हैं 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या भी धीरे धीरे करके बढ़ लगी। पहले महिलाएं क्या करती थी, धीरे धीरे करके जब 1900 का दौर आया तो इसमें पुरुष भी आप पार्टिसिपेट करने लगे, पुरुष लोग भी कहाँ जाने लगे, फैक्ट्रियों में काम करने लगे। और इस प्रकार धीरे करके 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हो गई। अब 1930 के दशक में क्या बोलते हैं कि पुरुष की संख्या महिलाओं से ज्यादा हो गई, पुरुष ज्यादा हो गए, महिलाएं कम हो गई। और फिर देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि 1870 और 1913 ये 2 ईयर है, लिखा गया है। ये स्टार्टिंग डेज है, बिगिनिंग, जहां पर 7 लाख मजदूर हुआ करते थे, वही दिन को दिन समय बदलते गया। 1913 में जब पहुंचे तो वहां पर मजदूर संख्या यही 7 लाख बढ़कर कितना हो गई, 40 लाख। कहते हैं कि फैक्ट्रियों में अधिकतम 5 लोग ही काम करते थे और वो 5 लोग हाथ से ही काम करते थे। इनके लिए ना तो कोई मशीन थी, न कोई विद्युत, बल्कि ये खुद स्वयं एक दूसरे से मिलकर बातचीत करके ही काम को किया करते थे। लेकिन दिन बदला, समय बदले, समय बदलने के साथ साथ अब उन फैक्ट्रियों में मशीनों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि वहां पर अब ज्यादा करके डिमांड होने लगा। तो फैक्ट्रियों में कहते हैं कि 1886 का दौर में फैक्ट्रियों में महिलाएं काम करती थी। महिलाओं ने ही सर्वप्रथम हड़ताल का आयोजन कराया था, हड़ताल को स्टार्ट कराया था। धीरे धीरे समय और बीतते गए, 1900 आया, 1900 के बाद 1930 भी आया। तो 1900 में कहते हैं कि 1900 में पहली बार पुरुषों ने फैक्ट्रियों में एंट्री की, पुरुषों ने 1900 में पहली बार फैक्ट्री में एंट्री की। और जब 1930 का दशक आया तो क्या देखा गया कि पुरुष की संख्या अब महिलाओं से ज्यादा होने लगी 1930 का दशक में। ये यहाँ का पूरा बात थी। आगे देखिए बोलते हैं क्या, कारखानों में मजदूरों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी 100 से ज्यादा। इसको हम थोड़ा बिटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि 100 से ज्यादा कारखाना ऐसे थे जहां पर 1000 लोग काम किया करते थे प्रत्येक में। देखिए लिखा गया यहाँ पर क्या बोला है कि कारखानों में मजदूर संख्या बढ़ने लगी
तो एक फिगर दिया गया है कि 100 से ज्यादा मजदूर काम करने वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी, यानी 1000 क्या थे कारखाना। 1909 की बात, ये ईयर है, ये वर्ष है, ये कारखाना है, और कहते हैं कि 1000 कारखानों में, प्रति कारखानों में 100 व्यक्ति काम करते थे। ये फिगर धीरे धीरे करके और आगे हुआ, आगे बढ़ते गए, फिर आए 1920 के आते आते बोलते हैं कि यही वाला कितना हो गया, 1920 में 2000 कारखाना, फिर 1930 में 4000, फिर ऐसे करते 6000, ऐसे करते बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जहां पर इन कारखानों की संख्या तो 5,50,000 तक भी बढ़ गई, और धीरे करके लोग इन कारखानों में काम करने लगे और यहीं पर अपना सम्राट परिवार का कुलपति मानकर अपना जीवन बसर करने लगे। तो ये बात यहाँ पर ये इसको लिखना आपको है। तो अब इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो पॉइंट में लिख लीजिएगा पहला पॉइंट इसका, और पहले हेडिंग डाल लो इसको, ध्यान से सुनिएगा बाबू। गणतंत्र की स्थापना 1911, यहाँ पर फिर डेट दिया 1911, ध्यान सुनिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान सुनिए, 1911। और यहां लिखा है एक साम्राज्य जिसका नाम है मांचू साम्राज्य। मांचू साम्राज्य, और एक साम्राज्य दिया यहाँ पर देखिए, ध्यान सुनिएगा कि कहते हैं कि 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। फिर सुन लो, 1911 में मांचू साम्राज्य ये समाप्त हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म खत्म। इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि मांचू साम्राज्य समाप्त कब हुआ, 1911 में। उसके बाद बोलते हैं, और एक नाम और है सन्यात सेन, सन्यात सेन, सन्यात सेन। ये इसका क्या कहानी था, कह रहे हैं कि सन्यात सेन ने ही चीन में आधुनिक गणतंत्र की स्थापना करी। सन्यात सेन ने चीन में ना आधुनिक गणतंत्र, चैप्टर हेडिंग का नाम है गणतंत्र की स्थापना, तो आधुनिक गणतंत्र लिखा देंगे इसको सारा चीजों, आधुनिक गणतंत्र की स्थापना सन्यात सेन ने ही किया था। आप थोड़ा सन्यात सेन कौन थे तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपके बुक के अनुसार लिखा है कि सन्यात सेन को कहा जाता है आधुनिक चीन के संस्थापक। सुनिए पहले बात, क्या पहली बात कहा है, पहली बात कहा हुआ है कि सन्यात सेन को ही कहते हैं, अभी जो चीन आप देख रहे हो ना, अभी का चीन, चाइना, आधुनिक चीन के संस्थापक सन्यात सेन। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है, अब इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि परिचय में क्या कहा है, कि परिचय में बोला कि वो एक गरीब परिवार से थे। ना पढ़ेंगे इसको अलग बिठा देते क्लास चल रही हो, तो ये मच्छर काट रहा है, देखो चार की दी इतना बोलिए या तो क्या करेंगे, बोल देंगे मैं पढ़ा पाएंगे हम कि जो क्या लिखा है कि ये गरीब परिवार से थे, सबको गरीब परिवार से था। जितना भी चीज देख लो दुनिया में, हर एक व्यक्ति गरीब परिवार से, खाली हम ही लोगों को सब जो अमीर परिवार से पढ़ाई करते हैं, बाकी सबको देख लो गरीब परिवार है। सन्यात सेन जी अलग लेवल पे खेल रहे हैं, गरीब परिवार। मोदी साहब तुम लोग का प्रधानमंत्री चार, और बाकी लोग का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, याद आता तो बोलेंगे नहीं अभी हम। बाकी लोग देख लो सब गरीब परिवार से। कोई है ऐसा लिखा कभी किताबों में कि ये बंदा अमीर परिवार से थे, इन्होंने हिया पढ़ाई किया, कभी बोला है? सब गरीब परिवार से। तो ये सब तो कॉमन चीजें लिखा है, मन नहीं कर रहा है, हम जानते हैं, हमारे बात में बिलीव नहीं होगा आप लोग, हम समझते हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है कि वो एक गरीब परिवार से पढ़ाई करते थे, हमको बिलीव तो नहीं हो पा रहा, फिर भी चल लो। उन्होंने मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। देखो ग्रुप हो गया कि नहीं, मिशन स्कूल, अरे मिशन स्कूल होता है इंग्लिश मीडियम, होता है कि नहीं, है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम मतलब प्राइवेट है जी। अभी हो सकता थोड़ा थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में अभी इंग्लिश चलने लगा, पहले चलता था नहीं ना। तो इंग्लिश मीडियम देखो कहते हैं कि मिशन स्कूल पढ़ाई किया। मिशन में कौन पढ़ाई करता है? गरीब है जी, अमीर, जिसके पास पैसा बहुत रहता है। यहाँ लिखा गरीब परिवार, तो खैर फिर भी सुन लो पढ़ाई के लिए। दूसरी बात उनका और परिचय देखे तो कहते हैं वहीं पर उनका मिशन स्कूल में ही उनका दोस्ती हुआ लोकतंत्र वाले लोगों से।
और साथ में ईसाई समुदाय लोगों से। बताइए, छोटे आदमी से बड़े आदमी दोस्ती करते हैं जी? नहीं करते हैं। देखो दोस्ती कर लिया वहां पर। और क्या बोल, देखो इतना ही नहीं, ये बात बोलेंगे तो कान फट जाएगी कि इन्होंने गरीब होते हुए भी ये डॉक्टरी की पढ़ाई की। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? डॉक्टरी की पढ़ाई बताओ, गरीब आदमी डॉक्टर कैसे पढ़ सकता है? भैया मेरा कान फट गया। हाँ, एक मेडिकल सीट का कितना कितना दाम होता है सबको पता है। कि गरीब है कि डॉक्टरी पढ़ाई कर ली। कैसे पढ़ाई कर ली? चलो अपने मेहनत लगन से पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी देखो कहते हैं, फिर भी इनको अपने चिंता नहीं ना थी, इनको चिंता थी चीन की। चीन का भविष्य क्या होगा बाबू? भविष्य को लेकर क्या चिंतित हो रहे हो? हम लोग को छोड़ दो ना, चाइना का भविष्य हम लोग देखते हैं ना क्या हो रहा है, हैं? चीन के भविष्य की चिंता था। उनका कार्यक्रम क्या था? 3 सिद्धांत। इनके कार्यक्रम 3 सिद्धांत पर चल रहे थे। पहला सिद्धांत क्या था? समाजवाद, राष्ट्रवाद और गणतंत्रवाद। वो लोग क्या बोलते थे? सन मीन चुई, ये उन लोग के इसमें था। ये 3 साम्राज्यवाद, गणतंत्रवाद और राष्ट्रवाद के आधार पर ये उनके 3 सिद्धांत थे। और उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर ही वो चीन को आगे बढ़ाना चाहते थे। पहले यहां तक समझ लिया तो क्या मैंने बताया फिर सुन लो। गणतंत्र की स्थापना चाइना में कैसे हुई? यहां बात हो रही है चीन की, जापान की नहीं। 1911 में एक साम्राज्य है मांचू साम्राज्य, वो पहले 1911 के पहले काम किया करते थे चाइना में, उनको कर दिया गया बाइकआउट, खत्म। उनके जगह में आए सन्यात सेन। क्या लेकर आए? गणतंत्र लेकर आए। कह रहे कि सन्यात सेन को आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। और साथ में इनका अगर मैं जीवन परिचय देखूं तो इनका यहाँ कह रहे हैं कि ये एक अत्यंत गरीब परिवार से जुड़े थे। साथ में ये मिशन स्कूल में पढ़ाई किए थे। वहीं पर वहां उनकी मित्रता लोकतंत्र वाले लोगों से और ईसाई वाले लोगों से हुई। साथ में ये और आगे बढ़े तो डॉक्टरी की पढ़ाई की। और पढ़ते पढ़ते उनको मन में ख्याल आया कि चीन का क्या होगा, चीन के भविष्य को चिंतित हुए। और इन्होंने चीन के भविष्य को सुधारने के लिए 3 सिद्धांत पर काम करना स्टार्ट किया। उनके लैंग्वेज में सन मीन चुई और हमारे लैंग्वेज में साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और गणतंत्रवाद। तो यहां तक आपको पहले इसको लिखना होगा, पहले समझना होगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले यहां तक लिखिए इसको आप पहले। साम्राज्य समाप्त हो गया और सन्यात सेन जो है इनको आधुनिक चीन के संस्थापक रूप में जाने जाने लगे। यही व्यक्ति है सन्यात सेन जिन्होंने 1912 में चाइना में ही नेशनल पीपल्स पार्टी, जो वहां के लैंग्वेज में है कुओमिनतांग, जिसको एनपीपी बोलते हैं, उनकी स्थापना की 1912 में। और इनको आधुनिक चीन के संस्थापक और गणतंत्र की स्थापना के दायित्व भी इनको दिया जाता है, इनको कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ने से पता चलता है कि सन्यात सेन और जब आगे बढ़े तो इन्होंने कुओमिनतांग के बारे में कुछ अपनी विचारधाराएं प्रकट की। और उन विचारधाराओं में सबसे पहले देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने चीन के भविष्य के लिए चिंतित थे और इन्हें चीन के भविष्य को सुधारने के लिए 3 सिद्धांत दिए, जो उनके लैंग्वेज में था सन मीन चुई और हिंदी के लैंग्वेज में था राष्ट्रवाद, गणतंत्रवाद और समाजवाद। आगे और बढ़ते हैं तो सन्यात सेन ने आम आदमी के लिए 4 चीजें बताई जो उनके आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और वो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या चीजें हैं जो कुओमिनतांग में यानी एनपीपी के पार्टी में उन्होंने रखी थी। तो सबसे पहले कहते हैं क्या इसमें कि सन्यात सेन ने कह रहे हैं कि सन्यात सेन के विचार कुओमिनतांग के नैतिक दर्शन के आधार पर बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और देखिए उन्होंने कहा कि 4 आधार मानव के लिए मूलभूत है। सबको पता है 4 आधार। पहले तो चाहिए खाना, हाँ, खाना, कपड़ा, साथ में होम यानी घर और परिवहन। ये 4 चीजें मानव की मूलभूत आवश्यकता है। खाना, कपड़ा, घर और परिवहन। और हर एक व्यक्ति को ये चारों चीज मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पार्टी। उन्होंने ऐसा वक्तव्य अपने रखा है, लेकिन कहते हैं अच्छा आदमी ज्यादा टिकता नहीं है। सन्यात सेन की मृत्यु हो जाती है। सन्यात सेन मृत्यु को प्राप्त करते हैं और सन्यात सेन की जगह इस कुओमिनतांग को संभालने के लिए एक व्यक्ति आते हैं काइसेक बोल के, और उन्होंने इस व्यक्ति ने इस पार्टी को आगे की ओर संभाला, जिसका नाम था चियांग काइसेक। तो याद रखिएगा सन्यात सेन के बाद इस पार्टी को संभालने के लिए कौन आते हैं? तो चियांग काइसेक।
काइसेक, आपको इतना ही लिखना है, बस ज्यादा जानकारी आपको जरूरी नहीं है, इतने ही आप ऑप्शन में आएंगे तो उसको आपको सही करना है, बस ये ऑप्शन आपको मतलब यही चीज आपको याद करना है। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि सन्यास सेन के विचार लिखिएगा फटाक से। कौन थे तो मैंने बताया कि चियांग काइसेक, तो सन्यास सेन के बाद एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे चाइना में, और इन्होंने सन्यास सेन के द्वारा जो भी काम रखी गई थी, जो काम पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करा, यही बात मैंने आपको लिखाया था चियांग काइसेक। इसके साथ एक और बातें हैं जो ताइवान के किस्से के साथ जुड़ा हुआ है। कह रहे कि चियांग काइसेक ने 30 करोड़ अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृति लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। आने का पैसा इतना मिल जाए तो आदमी भागे ना तो क्या करे। 30 करोड़ से अधिक का है, सुन लिए, कान खोल के सुनो, 30 करोड़ नहीं बोला है, 30 करोड़ से अधिक। 30 करोड़ तो कुछ नहीं है, उससे अधिक पैसा लिया, वो भी सुन लो, इससे भी अधिक क्या है कि ये रुपया में नहीं ना है, ये अमेरिकी डॉलर में है। तो सोच लो भैया कितना आएंगे। हमको 30 मिल जाए ना तो हम दूसरे देश भाग जाए या नहीं रहेंगे। 30 करोड़ मिल के कहाँ भागा, अभी तक खोज में नहीं आया, मतलब कहाँ भागा है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना भाग जाता है। अब यदि यहाँ बोलेंगे ना 100 रुपये उठाओ 100 रुपये किसी को उठा बोलेंगे ना, जैसे उठ गया सब 10, 12, 15 हजार, कल से डीजल गायब कहाँ जाएंगे 15 हजार। पता है एक बार हम भी ऐसे किए थे, आ जाओ याद देख लो, आप कभी नहीं किए ऐसा। 30 करोड़ अगर हमको मिल जाए ना क्या करेंगे पता है, हम सबसे पहले यहाँ रहेंगे नहीं, हम रहेंगे घर में आराम से बैठ के, कोचिंग आएंगे नहीं, हम वहीं से ऑपरेट करेंगे, वहीं से पढ़ाएंगे। 30 करोड़ समझते हो, ये कमरा भरेगा क्या? नहीं भरेगा। कब नहीं लेंगे, अगर भरता तो नहीं लेंगे, तब नहीं लेंगे। से अधिक देखो यहाँ तो गिनो, अमेरिकी डॉलर $1 बराबर 70 तक मान लो, अभी 90 चला गया। अरे रुपया कमजोर हो गया मेरा रे, 90 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 90। तो 90 गुना सुनो 90 गुना 30 करोड़ को गुना करके देखो कितना के 9 या 27, मतलब हमको लग रहा है खरब पे चला गया। इतना ज्यादा पैसा कैसे उठा पाए समझ में नहीं आता है। थमो ये देखो भाग्य दो हमारा क्यों है, हमारे देश में तो ऐसे हैं, जैसे एक था नीरव मोदी, नाम अगर याद होगा आप लोग जुड़े होंगे, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों भी तो ऐसे ही आरोप लगा था कि पैसे लेकर ये लोग निकल लिए। नीरव मोदी गुजरात का था, हीरा व्यापारी, विजय माल्या एक बिजनेसमैन, ये पीएनबी से लेकर भाग गया, ये देश का पैसा लेकर भाग गया। सुने होंगे अगर ये वो जो किंगफिशर जहाज उनका जो मालिक है, दूसरा वाला सुना है। ये नीरव मोदी हीरा वाला व्यापारी था, 45 करोड़ पीएनबी का लेकर चल फरार हो गया। और याद रखना भारत सरकार जानता है कि लोग कहाँ हैं, हम लोग भी जानते कहाँ हैं, ये लोग सब विदेश में रहते हैं, लंदन में या अमेरिका में कहीं न कहीं। लेकिन एक बात सुन लेना, हमारे देश का रूल है, दूसरे देश का रूल है, क्या रूल है कि ये हमारे देश से पैसे लेकर तो निकल लिए हैं, और यहाँ की सरकार को पता है कि ये व्यक्ति कहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जाकर, मान लो ये लंदन में बैठा हुआ है, इंडिया को पता है कि पुलिस को कि यहाँ जाकर बैठा है, तो यहाँ से लंदन तो जा सकते हैं पुलिस, लेकिन गिरफ्तार करके ला नहीं सकते। और इसी बात का फायदा उठाने लोग क्या करते हैं, पैसा जहां होता लेकर भाग जाते हैं। यार आगे क्या करेंगे, पैसा नहीं चाहिए, चले जाते हैं। तो यार मैं क्यों भागे, क्यों चले जाते हैं, क्यों नहीं ला पाते इनको, क्योंकि रूल है कि आप उनके देश में जाकर उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा सही में नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर अरेस्ट नहीं करना है। ये लोग जाता भी नहीं और वहां से देंगे भी नहीं, बहुत सोच विचार और वाद विवाद के बाद वहां से वो ला सकते हैं। ये बात मोदी को भी पता है, नीरव मोदी को भी पता है कि हमको जान लो ना, हम यहाँ पर हमको तुम थोड़ी ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। क्यों, यहाँ लंदन पुलिस तुरंत रोक देगी, नहीं ले जा सकते हो। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नीरव मोदी का बल्ले बल्ले, लंदन पुलिस जाने देगी नहीं, इंडियन पुलिस ले जा सकती नहीं, नीरव मोदी खुद से आएगा नहीं है। बस 45 करोड़ होली में, अभी पता है कितना देर राज करेगा, खतरनाक बात है। अभी तो नहीं आए हैं, पता नहीं आए कि नहीं, फोन करना पड़ेगा, फोन करके पूछते हैं कि भैया आए हैं आप, तो फिर हम भी आ रहे हैं, मिल लेंगे आपसे, नहीं आएंगे। तो ऐसे ही बोलते हैं कि चियांग काइसेक, देखो ये परंपरा बहुत पुरानी है, चियांग काइसेक ने 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर लेके कहाँ भाग गए, ताइवान। हमको लग रहा है ये लोग भी ने इसको पढ़ा होगा, हिस्ट्री क्लास 11 का, ये सब देख के सीख गया, ये लोग भाग गया।
वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना कर डाली। कौन? चियांग काय शेक ने ताइवान में क्या किया? चीनी गणतंत्र की स्थापना कर डाली ताइवान में। तो उसके बाद क्या होता है कि 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई, किसकी? चाइना की। जब लड़ाई हुई तो चीन हार गया। जब चीन हार गया तो कहते हैं तब से वह जापानी उपनिवेश बने हुए। कौन? ताइवान जापान का उपनिवेश बना हुआ है, कॉलोनी। तो कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडेम उद्घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली थी। तो यही इसका कहानी को इतना ही आप लोग सुन लीजिए, यही काफी आप लोग लीजिए। तो ऊपर में क्या हेडिंग डालना है? ताइवान का किस्सा 2 लाइन में लिख लो, कहानी खत्म करो, चैप्टर समाप्त।